नमस्कार मित्रों, कल हमने पढ़ा था कि हमारी सामाजिक विज्ञान को कितने खंडों में बांटा गया है और हमारी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण पक्ष क्या क्या है। सामाजिक विज्ञान पढ़ने के लिए किन आयामों का, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज हम लोग थोड़ा आपके चैप्टर वाइज बात करेंगे, जिसकी हमने कल बात भी की थी। जो आपके 7 शत्रु थे उनमें से आज एक को स्टार्ट कर रहे हैं और होती कोशिश आज एक को खत्म भी कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए मैंने जो कल बात आपको बोली थी वो याद रखिएगा। पिछले वीडियो में जो बात आपको मैंने बोली थी, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आपको एक कॉपी डालनी है सामाजिक विज्ञान की 300 साढ़े 300 पेज की, और उसके बाद में आपको यहां से लिखना शुरू करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए आपके क्लास 10th का पहला टॉपिक, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। आप क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हो, आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा था, आपने क्लास 10th के अंदर भी यही पढ़ना है। संसाधन एवं विकास, सबसे पहली परिभाषा, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन क्या होते हैं? जैसे आप लोग अभी मुझे अपने फोन के माध्यम से देख रहे हो, तो वो फोन आपके लिए क्या हो गया? वो फोन आपके लिए एक संसाधन हो गया। क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। एवं विकास, और उन संसाधनों का विकास हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संसाधनों की परिभाषा से प्रारंभ करेंगे। संसाधन की परिभाषा क्या होती है, वह किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए संसाधन की परिभाषा होती है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करती है? पूर्ति करती है। पर्यावरण में उपलब्ध यानी चाहे वो फिर पत्थर ही क्यों ना हो, पत्थर भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। घर निर्माण में उसका भी प्रयोग किया जाता है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पर्यावरण में आवश्यक वस्तु होती है उनको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जिनको बनाने में तकनीक उपलब्ध होती है, जिनको किससे बनाया जाता है? तकनीक से। यानी कि कैसे बनाया जाता है? मशीनरी से, मशीनों से। किससे बनाया जाता है? मशीनरी से बनाया जाता है, मशीनों से बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। अब हमारी जो सामाजिक की जो किताब है भूगोल, उसके अंदर सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम डालना है संसाधन एवं विकास। उसके बाद में आपको संसाधन हेडिंग डालनी है, फिर संसाधन की परिभाषा लिखनी है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उनको क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। उसके बाद में आपको लिखना है जिनको बनने में क्या लगती है? तकनीक की सहायता लगती है जिनको बनाने में। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन, हमारे जो भारत के संसाधन है उनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार हो रखा है उसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। देखिए भारत के जो संसाधन है उनको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग उत्पत्ति के आधार पर, किस तरह संसाधनों की जो है हम लोग उत्पत्ति करते हैं, किस तरह उनको हम लोग बनाते हैं। दूसरा स्वामित्व के आधार पर, समाप्य के आधार पर, समाप्यता के आधार पर या समाप्य के आधार पर किस तरह हम उनका उपयोग करते हैं, उनका वितरण करते हैं, उसके बारे में। तीसरा स्वामित्व के आधार पर उनको किन किन भागों में बांटा जाता है। देखिए भारत के अंदर 3 स्वामित्व की शाखाएं होती है। पहली शाखा जो होती है निजी, जो कौन सी होती है? निजी। निजी का मतलब होता है या तो वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के अधीन होती है या प्राइवेट संस्था के अधीन होती है। दूसरी जिसे बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त का अर्थ वो होता है या तो ये किसी प्राइवेट व्यक्ति के अधीन में होगी या ये सरकार के अधीन में होगी। दोनों के सम्मिलित रूप से जिनको अधीन में बोलते हैं उसको संयुक्त शाखा बोलते हैं। तीसरी है सार्वजनिक। आप सार्वजनिक पार्क जाते हो, वहां पर सार्वजनिक नाम आते ही आपको ये पता चल जाता है कि ये शाखा किसकी है? सरकार के द्वारा बनाई गई शाखा है, यानी सार्वजनिक शाखा है। तो ये आपके स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का संसाधनों का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे विकास। विकास के स्तर के आधार पर किस प्रकार संसाधनों का हम लोग विकास कर सकते हैं, किस प्रकार उनकी उन्नति हम लोग कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा संसाधनों की परिभाषा, संसाधनों को कैसे बनाया जाता है। याद रखिएगा यहां से यहां तक एक खाली जगह का एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि जिन संसाधनों को बनाने में किसकी सहायता चाहिए? तकनीक की सहायता चाहिए। अगर किसी बच्चे को तकनीक नाम नहीं आ रहा है तो वो यहां पर प्रौद्योगिकी भी लिख सकता है। तकनीक नाम नहीं आ रहा है तो प्रौद्योगिकी लिख सकता है। प्रौद्योगिकी नाम नहीं आ रहा है तो यहां पर मशीन नाम लिख सकता है।
ये तीनों ही नाम आपके सही होंगे। पर अगर खाली जगह एक नंबर की 2024 में आती है तो तकनीक लिखो, चाहे प्रौद्योगिकी लिखो, चाहे मशीन लिखो, तीनों की तीनों सही होगी। अभी नोट डाउन कर देना, इसके ऊपर स्टार बना दो, इस लाइन के ऊपर स्टार बना दो। और उसके बाद में ये वाले उतारो, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? 4 भागों में किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास स्तर के आधार पर। तो ये थे आपके एक छोटा सा टॉपिक। अब चलते हैं इससे अगले टॉपिक के ऊपर। हाँ, तो अभी हम लोगों ने जस्ट इससे पहले देखा था कि संसाधनों की परिभाषा क्या होती है। उससे पहले हमने कुछ और चीजें भी की थी, जैसे संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम आपके जो है सबसे ऊपर से देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, और संसाधनों के वर्गीकरण की जो प्रमुख परिभाषाएं होती है वो क्या क्या हो सकती है। देखिए, सामान्य रूप से अगर हम लोग कहें कि सामान्य रूप से सर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है या संसाधनों को हम कैसे और वर्गीकृत कर सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले ये बात बताइए कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को भी करना है और यूट्यूब चैनल को भी करना है, और फॉलो करना है इंस्टाग्राम चैनल को। अब देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण में सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति अर्थात उनका जन्म किस प्रकार होता है। तो या तो वो जैविक होंगे या वो अजैविक होंगे। आपने क्लास 8th के अंदर भी पढ़ा रखा है जैविक क्या होते हैं, अजैविक क्या होते हैं। जैविक, देखिए यहां पर परिभाषा आ रखी है जैविक की, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, वह संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। या फिर आप अगर इसको इसी परिभाषा को सरल बनाना चाहो तो आप यहां पे लिख सकते हो, वह संसाधन जो सजीवों द्वारा प्राप्त होते हैं। वह संसाधन जो सजीवों द्वारा प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैविक संसाधन बोलते हैं। याद रखना, अगर ये याद ना हो तभी ये याद करना। तब पहली प्राथमिकता आप इसी परिभाषा को देना, क्योंकि बोर्ड में अच्छे नंबर इसी परिभाषा से मिलेंगे आपको। अब देखिए, इसके अगर आपसे उदाहरण पूछ ले तो उदाहरण के रूप में आपको लिखना है मनुष्य और वनस्पति जात। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सजीव प्राणी है, वो जीवित रहता है, वो श्वास लेता है, ठीक है। और वनस्पति जात जैसे पेड़ है, वो उगता है, वो ग्रोथ करता है और धीरे धीरे झड़ जाता है। मनुष्य भी पैदा होता है, वो ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, फिर एक दिन वृद्ध होता है और एक दिन वो मर जाता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों जैविक संसाधन है। अब देखिए अजैविक संसाधन, इसमें भी परिभाषा निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधनों को अजैविक संसाधन कहते हैं, या फिर आप इसी की जगह यहाँ पर निर्जीव कर सकते हो, बाकी की परिभाषा आप सेम रख सकते हो। उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। इनके बारे में पढ़ेंगे, नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर, यानी मैंने अभी आपको बताया कि निजी क्षेत्र का होता है, जिसे व्यक्तिगत भी बोला जा सकता है, जो किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता हो। दूसरा मैंने बताया आपको सामुदायिक या फिर संयुक्त, जो कि पूरे किसी दोनों, जैसे व्यक्तिगत है, और राष्ट्रीय जो कि सरकार है, दोनों के अधीन होते हैं, उनको सामुदायिक बोलते हैं। और राष्ट्रीय जो किसी सरकार के अधीन होते हैं उनको राष्ट्रीय बोला जाता है, जो किसी सरकार के अधीन होते हैं उनको राष्ट्रीय बोला जाता है। विकास के स्तर के आधार पर किसी भी चीज का जब हम विकास करते हैं तो उस चीज का जो स्तर होता है उसके आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला आता है संभावित संसाधन, दूसरा आता है विकसित संसाधन, तीसरा आता है भंडारा, चौथा आता है संचित कोष। भंडारा मत करना, यहाँ पर भंडार है ना, भंडारा महाराष्ट्र की एक जगह है जहां से लोहा अयस्क प्राप्त होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी में। तो ये आपके स्वामित्व के आधार, ये आपके संसाधनों का वर्गीकरण हो गया, और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हो गए, जैविक संसाधन तथा अजैविक संसाधन। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। कुरैशी बंद करते हैं। आज के इस सेशन की
समाप्ति करते हैं दो परिभाषाओं के साथ, और उसके बाद का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेगा, पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो देखिए, समाप्यता के आधार पर हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले पढ़ा था कि क्या होते हैं, कौन से संसाधन पढ़े थे? जरा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कौन से संसाधन के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था और कौन से संसाधनों के बारे में हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, समाप्यता के आधार पर पहला होता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का अर्थ क्या होता है? वह संसाधन, कौन से संसाधन? वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रसायन या यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा पुनः उत्पादित किया जा सकता है, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, वह संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। वह संसाधन जो कभी क्या नहीं हो सकते? समाप्त नहीं हो सकते। वह क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप सौर ऊर्जा ले लो, पवन ऊर्जा ले लो, जल ले लो। जल भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर 71% भूभाग पर जल है जो हमसे कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद में देखिए, अनवीकरणीय संसाधन, वह संसाधन जो एक बार प्रयोग में आने के बाद खत्म हो जाते हैं या जिनका निर्माण करने में हमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल, जैसे कोयला। तेल और कोयला कैसे संसाधन है? वह संसाधन जिनका निर्माण करने में हमें समय लगता है या जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे तेल, जैसे कोयला। चलिएगा मित्रों, आज के इसी सेशन की समाप्ति करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की जो है शुरुआत भी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर होती कोशिश हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और नए चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे। देखिए, जल्दी जल्दी बीत रहा है, आज आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, कल आपका आधा और हो जाएगा, चैप्टर खत्म। उसके बाद में नया चैप्टर, जो बच्चे आज से पढ़ना शुरू कर देंगे उनके आधा चैप्टर आज 10th क्लास एसएसटी, ज्योग्राफी, संसाधन एवं विकास खत्म हो जाएगा, कल आधा और हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसे है साथियों। चलिए फिर आज आपकी क्लास का अगला सेशन चालू करते हैं, जो कि हमने कल पिछला जो वीडियो था वो थोड़ा छोटा बन गया था, तो आज का जो सेशन है थोड़ा बड़ा रखेंगे, जिससे कि हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले सेशन में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस सेशन की, कि हमने पढ़ा एसएसटी क्या होती है, हमने पढ़ा एसएसटी के कितने पार्ट होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जो आपके एसएसटी का फर्स्ट पार्ट, भूगोल, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, संसाधन एवं विकास। कल हमने संसाधन की परिभाषा पढ़ी तथा ये पढ़ा कि विकास किस प्रकार होता है और संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे तथा उससे आगे का हम लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे। आपने कल तक जितने नोट्स बनाए थे उनको आज फिर से रिस्टार्ट करना है बनाना। ये चैप्टर का नाम नहीं लिखना है, ये ऊपर वाला कोई फॉर्मेट नहीं लिखना है, आपको सीधा यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो देखिए, कल हमने विकास के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया था। आज हम लोग कर रहे हैं स्वामित्व के आधार पर, और इन संसाधनों के बारे में हमने आपको डेमो क्लास के अंदर भी बताया था कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में या संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो ऐसे तो फॉर्मेट में 3 भाग थे, पर अभी वर्तमान के अंदर इनको 4 भागों में बांटा गया आपके 10th क्लास के कोर्स के हिसाब से। पहला भाग है इसका, वो है व्यक्तिगत संसाधन। सेम जैसा कि आपने देखा होगा, प्राइवेटिलाइजेशन, जिसको कि निजीकरण बोलते हैं, वही व्यक्तिगत संसाधन की परिभाषा होती है। किसको बोलते हैं? प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है? जो संस्था किसी एक व्यक्ति के अंदर, किसी निजी व्यक्ति के
अधीन हो, या वह संसाधन जो जिसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के अधीन हो। अब हम लोग उद्योग के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संसाधन क्या होते हैं? जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा तकनीक के द्वारा जिनको बनाया जा सकता है। अब देखिए, व्यक्तिगत जो संसाधन है वो कौन से होते हैं? जिनका स्वामित्व किस व्यक्ति के अधीन हो? निजी व्यक्ति के अधीन हो तथा निजी व्यक्ति के पास हो। और वो संसाधन कौन कौन से होते हैं? या तो वो कोई भूखंड है, या तो वो कोई भूमि का टुकड़ा है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर, मध्य राजस्थान और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के अंदर ज्यादा है कि सभी लोगों के खेत होते हैं, और राजस्थान के अंदर ही ज्यादातर खेत है। यूपी बिहार ये सारे फिर आते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लोगों के पास जमीनें हैं क्योंकि लोग आवास छोटे छोटे बनाते हैं, तो उनके पास भूखंड है। घरों के अन्य जो घर है और उनकी जो जायदाद है वो उनका व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। दूसरा देखिए, समुदाय के आधार पर, समुदाय स्वामित्व के आधार पर। समुदाय का अर्थ क्या होता है? किसी भी समूह के हाथ में। तो हमने यहाँ पर परिभाषा क्या लिखनी है? जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को हो। कोई भी एक समुदाय है, चाहे वो छोटा समुदाय हो या बड़ा समुदाय हो। जैसे हम लोग, हमारी जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक पार्क बनाती है। हमने डेमो क्लास के अंदर भी यही चीज पढ़ी थी कि जो संयुक्त उद्योग है वो कैसे होते हैं? जिनमें सार्वजनिक पार्क आते हैं। जो संयुक्त संसाधन होंगे उनमें भी क्या आएंगे? सार्वजनिक पार्क आएंगे, पिकनिक स्थल आएंगे या पिकनिक स्पॉट बोल दो वो आएंगे। इसके बाद में हम तीसरा नंबर पढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर उद्योग जो संसाधन है उनका नाम है, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तीसरा नंबर संसाधन कौन से है? राष्ट्रीय संसाधन। अब देश के अंदर, कोई भी एक छोटा देश है, उसके अंदर पाए जाने वाले समस्त जो संसाधन होंगे, सारे जो संसाधन होंगे उनको क्या बोला जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन बोला जाएगा। जैसे भारत है, भारत के अंदर पहले, जैसे आपने एक फिल्म देखी है केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, उसके ऊपर भारत सरकार का नियंत्रण था। तो ये कौन सा संसाधन हो गया? राष्ट्रीय संसाधन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि किसी देश के अंदर जो संसाधन पाए जाते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जो उस देश के अधीन हो। चौथे नंबर हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन का अर्थ क्या होता है? वह संसाधन जो तट रेखा से 200 किलोमीटर, कोई भी, जैसे भारत है, भारत एक कौन सा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। कौन सा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। अब भारत की ऊपर से नीचे तक की लंबाई कितनी है? आपने 9th के अंदर पढ़ी थी। और यहां से पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ऊपर से नीचे तक की लंबाई है भारत की 3412 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये भारत की कुल लंबाई है। तथा भारत के जो यहाँ पर उपमहाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप, ये भी भारत के अंदर आता है। अंडोमान निकोबार द्वीप, ये भी भारत के अंदर आता है। तो उपमहाद्वीप से 200 किलोमीटर, यानी उपमहाद्वीप यानी भारत का ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये इससे 200 किलोमीटर दूर कोई भी यदि संसाधन 200 किलोमीटर दूर हो गया तो वो कौन सा संसाधन हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर किसका नियंत्रण होगा? उसके बाद उसके ऊपर किसी भी अंतरराष्ट्रीय देश का जिसकी सीमा उस संसाधन के समीप लगती है उसका नियंत्रण हो जाएगा। जैसे आपने कभी एक बात नोटिस की कि हमारे जो, जैसे ये भारत है, भारत के मैप में हमेशा ये श्रीलंका को क्यों दर्शाते हैं? छोटा सा श्रीलंका दर्शाते हैं हम, जहां पर सिन्हाला लैंग्वेज बोली जाती है। हम लोग इसी की पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे 10th के अंदर। श्रीलंका में सबसे ज्यादा सिन्हाला बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसके जो मैप में, भारत के मैप में जो श्रीलंका है इसको क्यों दर्शाया जाता है? तो भारत के मैप में श्रीलंका को इसलिए दर्शाया जाता है क्योंकि श्रीलंका भारत के मैप से 200 किलोमीटर दूर नहीं है, ये जरा पास में है। इसलिए जो भारत का मानचित्र है उसके अंदर इसको दर्शाया जाता है, क्योंकि कोई भी देश है उसके पास में कोई भी महाद्वीप आता है। श्रीलंका महाद्वीप ही तो हो गया, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? पानी आ रखा है। इसके तीन ओर पानी नहीं है, ये प्रायद्वीप नहीं है। इसके चारों ओर पानी है, ये कौन सा द्वीप हो गया? महाद्वीप हो गया। प्रायद्वीप क्या होगा फिर? भारत का दक्षिणी क्षेत्र, ये प्रायद्वीप हो जाएगा। तो श्रीलंका भारत के नक्शे में इसलिए दर्शाया जाता है क्योंकि ये भारत की टेरिटरी, जो भारत की सीमा होती है, उस सीमा रेखा के समीप में पाया जाता है।
इसी के साथ हमने एक और संसाधन का पार्ट क्लियर किया जिसका नाम है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। अब देखते हैं हम लोग इससे आगे। अभी तक हमने पढ़ा कि विकास में किस प्रकार हमारे जो संसाधन है उनका वर्गीकरण किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास के आधार पर या विकास के स्तर पर किस तरह संसाधनों का डेवलपमेंट होता है, किस तरह संसाधन अत्यधिक ज्यादा हमारे देश के अंदर बढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हमने 3 प्रकार के बारे में बात कर ली है और यही आपके मोस्ट रहेंगे बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इन चारों प्रकारों को, इनके उदाहरणों को, जो उदाहरण आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा रखे हैं उन उदाहरणों को याद रखना है और इसके बाद में हम लोग इसका एक सेशन लेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी होगा। अब देखते हैं हम लोग। देखिए विकास के आधार पर पहला आता है संभावी संसाधन। संभावी का अर्थ क्या होता है? जो संभावना से, अर्थात विद्यमान तो है किंतु उनका उपयोग नहीं किया जाता। जैसे आपको लिखना कैसे पेपर के अंदर, ऐसे संसाधन या वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, जो किसी प्रदेश में, अर्थात जैसे राजस्थान के अंदर कोई संसाधन है तो वो विद्यमान संसाधन है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जाता। राजस्थान के अंदर संसाधन है किंतु उसका क्या नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे राजस्थान व गुजरात में पवन ऊर्जा, राजस्थान व गुजरात के अंदर पवन ऊर्जा चक्कियां लगाई गई है, जो कि पवन ऊर्जा का मतलब जानते हो, जो हवा आने से घूमती है और उनसे हमारे को क्या प्राप्त होती है, विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। उनका विद्यमान तो है, वो है तो सही किंतु उनका उपयोग नहीं किया जाता, अभी वो उपयोगशाली नहीं है। जैसे एक और भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है महासागरीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? महासागरीय ऊर्जा। अब महासागरीय ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो महासागर के जल से, अर्थात जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं, जैसे ये कोई भी समुद्र का तल है, कोई भी समुद्र का क्या है, तल है, यहां से कोई भी सुनामी उड़ती है या फिर कोई भी लहर कह सकते हो वो उड़ती है और वो यहां पर तट से आकर टकराती है। ये तट है, ये तल है, ये समुद्र की लहरें हैं, ये यहां पे आकर टकराएगी और यहां पर बड़े बड़े टर्मिनल लगाए जाएंगे जिनकी वजह से क्या होगी, विद्युत ऊर्जा संचालित होगी या विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो भारत के संदर्भ में यदि पूछे कि संभावित संसाधन कौन से हैं तो वो है महासागरीय ऊर्जा। राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो राजस्थान और गुजरात पवन ऊर्जा जो है वो संभावित संसाधनों के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जो खोजे जा चुके हैं तथा उनके विकास के लिए अनेकों कार्य भी किए जा चुके हैं, जिनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा सीमित है किंतु ऐसे संसाधन, ध्यान से सुनिएगा, विकसित संसाधन ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से एक छोटी परिभाषा आ सकती है 1 नंबर की। ऐसे संसाधन जिनका संरक्षण किया जा सकता है, मतलब जिनको बचाया जा सकता है या जिनका सर्वेक्षण किया जा सकता है, जिनको और अधिक बनाया जा सकता है किंतु जिनका उपयोग व गुणवत्ता सीमित कर दी गई है। जैसे हम लोगों ने कई सारे उपयोग पढ़े, जैसे जल ही कल है, जल ही कल है, भारत की हरियावली योजना, या हरियावली लिख दो या हरियाली लिख दो, दोनों एक ही बात है। आंध्र प्रदेश की नीरू और मीरू परियोजना, ये भी एक ही बात है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग विकसित संसाधनों के रूप में किया जा सकता है, यानी जो संसाधन है, जो संरक्षण किए जा चुके हैं, संसाधन जिनका विकास किया जा चुका है किंतु आज भी विकास के इतने सालों बाद भी आज भी क्या हो सकता है, उनकी गुणवत्ता व मात्रा का सीमित उपयोग किया जा सकता है। मतलब जैसे अपना पेट्रोलियम पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है अपना? पेट्रोलियम पदार्थ है, उनका हम लोग सीमित उपयोग ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यदि एक तो पहली बात तो क्यों करेंगे, अगर कारण पूछ ले कि हम संसाधनों का सीमित उपयोग ही क्यों करेंगे, एक उदाहरण दीजिए, तो आपको उदाहरण के अंदर क्या लिखना है? आपको लिखना है पेट्रोल। पेट्रोल से क्या होगा? पेट्रोल लिखना है। अब पेट्रोल क्या है? ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ था, आपने कक्षा 6 के अंदर पढ़ा होगा बिग बैंग सिद्धांत, जिनके आरबीएससी कोर्स जो था उसमें पढ़ा होगा। बिग बैंग सिद्धांत अपने यूनिवर्स का सबसे बड़ा सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अंदर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा तारा होता है, एक क्या होता है बहुत बड़ा, जैसे ये तारा है बहुत बड़ा, अब इसका विखंडन हुआ, ये कई टुकड़ों में टूटा, और जिस समय हमारी पृथ्वी के ऊपर डायनासोर्स का राज था, या कह सकते हैं जिस समय हमारी पृथ्वी डायनासोर से
जो है संपन्न थी, उस समय ये तारा आया पृथ्वी के ऊपर। इसके विखंडन से ब्लास्ट हुए बहुत ज्यादा, और ब्लास्ट की वजह से डायनासोरों की समाप्ति हुई, तथा जो पेड़ पौधे वनस्पति जो धरती के ऊपर थे, जैसे ये अपना एक पेड़ लगा हुआ है, ये धरती है, अब ये यहां से कोई तारा आया और इसने इस पेड़ को जमीन के अंदर डाल दिया, तो अब ये जमीन के भूपटल के अंदर चला गया। जैसे अपनी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 3-4 भागों में बांटा गया है। सबसे मध्य के भाग को क्या कहते हैं? क्रोड बोलते हैं। आज तक इसकी खोज नहीं हुई है, ये किस धातु का बना हुआ है, या तो ये सोने का बना हुआ है या ये पूरा प्लेटिनम का बना हुआ है। अब धरती के 1500 फीट नीचे ही, 15,000 किलोमीटर नीचे ही हम लोग जा चुके हैं, उससे आगे हम लोग नहीं गए हैं अभी तक। तो क्या हुआ कि ये जो पेड़ धरती के अंदर गया, जो पेड़ है जो धरती के अंदर गया, इसकी वजह से हमें उच्च दाब व उच्च ताप के कारण ये किस में परिवर्तित हो गए? कोयलों में परिवर्तित हो गए। ये किस में परिवर्तित हो गए? पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए, और फिर उनका संशोधन हुआ और वो अलग अलग चीजों में परिवर्तन हुआ, जैसे पेट्रोल बना, डीजल बना, कोयला बना, प्राकृतिक गैस बना, जो वेस्लिन आती है वो बनी। तो ऐसे अलग अलग चीजें बनती रहती है। इसके बाद में ये तो था आपके विकास के आधार पर संसाधन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सही से, एकदम अच्छे से। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर ही सेंड करना है, और अगर नहीं आया है तो वापस एक बार आप पूछ सकते हो। उसके बाद में देखो, भंडार के आधार पर संसाधन जिनका संरक्षण किया जा चुका है, वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण या संरक्षण किया जा चुका है, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे संसाधन जो है तो सरे हमारे पृथ्वी पर है, किंतु बिना प्रौद्योगिकी के उनका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। ज्यादा थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी ये परिभाषा, पर आपको याद करनी है। कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। ठीक है, अब देखिए संचित कोष क्या होता है? संचित कोष किसको बोलते हैं? संचित कोष बोलते हैं ऐसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है। ऐसे संसाधन भंडार में हमने क्या पढ़ा? जो सर्वेक्षण है, जो प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, वो भंडार कहलाते हैं। अब संचित कोष ये भंडार का ही एक भाग है, किंतु जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकों द्वारा होता है। अब एक का तो हम लोग प्रौद्योगिकी के अभाव में उपयोग नहीं कर सकते, एक का हम लोग उपलब्ध तकनीकों के आधार पर उपयोग कर सकते हैं। वो कौन कौन से? जैसे बांधों में जल। अब बांध बनाने के लिए उच्च तकनीकी, उच्च प्रौद्योगिकी का जो है कार्य हुआ, उसके बाद बांध बने, उसके बाद हम जल का उपयोग व संचय कर सकते हैं। तो ये आपके चौथा और अंतिम टॉपिक था संसाधनों के वर्गीकरण का। इसके बाद के सारे टॉपिक इजी है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, और आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए आपके आगे के जो चीजें हैं, आगे के जो टॉपिक हैं, और जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें नोट्स लिखे लिखाए मिल जाए या पीडीएफ के थ्रू मिल जाए, वो टेलीग्राम चैनल को जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर पीडीएफ आती रहती है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं काफी सारे। तो वो बच्चे जब टेलीग्राम को ज्वाइन कर देंगे तो उनको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी, और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी तो उनको सीधा निकालने का काम रहेगा। हालांकि मैं यही कहूंगा कि सीडब्ल्यू और एचडब्ल्यू ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। सीडब्ल्यू और एचडब्ल्यू कर लिया, किसी बच्चे ने अगर ये फॉलो कर लिया तो उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप तकनीक की सहायता से आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उनसे करवा सकते हैं। और जितना ज्यादा हो सके, जो बच्चे नागौर के अंदर रहते हैं उनको मेरा निवेदन रहेगा, जितना ज्यादा हो सके एसएल एकेडमी के ऑफलाइन बेंच से जुड़ जाइए। 2024 आपके टारगेट के लिए लास्ट साल रहेगा, 2024। इस साल में आपको 95 तो क्रॉस करना ही करना है, वरना मैंने आपको पहले ही बता दिया था डेमो क्लास के अंदर ही कि 95 क्रॉस नहीं किए तो आपके रिश्तेदार आपको जीने नहीं देंगे, और 95 क्रॉस कर लिए तो एक अलग ही चोट रहती है आदमी के अंदर कि हाँ हमने 95 क्रॉस किए। हम आपको कुछ भी बता सकते हैं। और जो अभी भी बच्चे हैं जो कन्हैया बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे वार्तालाप के लिए साथी हों, तो वो ये बात सुन ले, अभी आप जमीन से उगे भी नहीं हो, अभी स्टडी पे ध्यान दो। जितना हो सके उतना अपना टाइम स्टडी को दो, फालतू टाइम मोबाइल पे, इंटरनेट पे बर्बाद करना बंद कर दो। कुछ नहीं होने वाला है, कोई इंस्टाग्राम पर साथी नहीं बनेगा आपका। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा हम स्टोरी पे मेंशन करेंगे हमारे इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, कोई नहीं बनेगा। आपको आपकी पढ़ाई सर्वोच्च बनाएगी, याद रखना ये चीज। धन्यवाद।